नमस्कार। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। पेरियार एक कृत्रिम झील है। यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुड़ी झील केरल की पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में केवुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में तथा कोलेरू झीलें आंध्र प्रदेश में हैं। फुल्लर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। क्वेश्चन है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। जोग या गार सोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भूलर झील अविभाजित जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत झील सोन नदी की सहायक रेहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से होता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। लोनार झील उल्कापिंड गिरने से बनी है। उकाई झील गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान चंबल नदी पर स्थित झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी तेलंगाना में स्थित है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बेमनाथ झील केरल की एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। बैरियट टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंगम नहर स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट एवं अधिक से अधिक 800 फीट बताई गई है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय है। भारत का प्रमुख जलप्रपात गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अब इसी चैप्टर में हम भारत की जलवायु भी पढ़ेंगे। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी स्थान विशेष पर थोड़े समय की वायुमंडल की स्थिति को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में मौसम विज्ञान का मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे पहले शिमला, फिर पुणे एवं अंततः नई दिल्ली में लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र नई दिल्ली से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच, मानसूनी पवनें, समुद्र से दूरी आदि। दक्षिण भारत के भूकंप भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष भर जलवायु गर्म पाई जाती है। उत्तरी भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण शीत ऋतु में ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान
1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। यही कारण है कि एक अक्षांश में स्थिति होने पर भी पर्वतीय और मैदानी भागों के तापमान में अंतर होता है। हिमालय मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। जो क्षेत्र समुद्र के निकट है वहाँ सम जलवायु है और जो क्षेत्र दूर है वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक और वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। अब क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है तथा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल वैसाखी एवं पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लास्ट वर्षा कहा जाता है। कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होने का कारण इसे कॉफी वर्षा भी कहते हैं। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। केरल राज्य में यह मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। केरल से होता हुआ मानसून 10 जून तक मुंबई होते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर अधिक वर्षा लाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से मासिन राव अर्थात मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह, एक जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल एवं पुडुचेरी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात से में अधिक पहुंचती है। भारत की मिट्टी। पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी अर्थात मृदा असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैविक पदार्थों से बनी होती है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन वर्ष 1953 में मृदा अपरदन और उसके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया। क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है तथा यह मिट्टी किन राज्यों से मिलती है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। राजस्थान के जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल अरीज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। उच्चावच एवं जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण भारत की मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी।
नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर मिट्टी। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम होते हैं। बांगर मिट्टी में लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेत का निर्माण होता है। यह मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है, फलतः इसे नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। खादर मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, साथ ही यह सदैव उर्वर बनी रहती है। धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि जलोढ़ मिट्टी की फसलें होती हैं। काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जलधारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, चूना एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। नंबर 3, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा एवं छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। ऊंचे स्थानों पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त है, जबकि निम्न स्थानों पर इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा सब्जियों की खेती होती है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सेलों के टूट फूट, चूना व सिलिका के निक्षालन से होता है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लैटेराइट मिट्टी केरल, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी को गहरी, लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लैटेराइट मिट्टी को कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड तथा पोटास की अधिकता होती है। बनिया मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल, पर्वतीय ढालों में पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। बनिया मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। बनिया मिट्टी बागवानी, फसलों, चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदि के लिए उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मिट्टी अर्थात डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी है, जिसमें फॉस्फोरस सामान्य मात्रा में होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी रहती है। मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की कृषि होती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी। ये मिट्टियाँ रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जानी जाती हैं। क्षारीय मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ जल की निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। क्षारीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड एवं लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। गीली और दलदली मिट्टी अर्थात मार्श सॉइल। गीली मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है।
गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा पर्याप्त होती है। गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। गीली मिट्टी धान की फसल के लिए उत्तम होती है। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव वाले क्षेत्रों में निक्षेप की दशा में होता है। दलदली मिट्टी में लोहा तत्व की अधिकता होती है। दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।